हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हम पाइथन डिजेंगो पे एक नया प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखा वो था एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, उसका सोर्स कोड ये आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा मूवर्स एंड पैकर्स। ठीक है, मूवर्स एंड पैकर्स। तो मूवर्स एंड पैकर्स सर्विस को आप यूज़ करते हैं जब भी आपको आपका कोई घर का सामान वगैरह शिफ्ट करना है। ठीक है, आपको अगर आपके किसी व्हीकल को शिफ्ट करना है, एक सिटी से लेके दूसरी सिटी में आपको कार शिफ्टिंग करना है या कोई टू व्हीलर आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग पर्पस के लिए हम मूवर्स एंड पैकर्स सर्विस को यूज़ करते हैं। तो अब जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कुछ कॉमन भी रहेंगी, जैसे चेंज पासवर्ड तो हम सभी प्रोजेक्ट में करते हैं, लॉग इन लॉग आउट करते हैं, एंड नेविगेशन बार बनाएंगे, कैरोजल बनाएंगे, या एडमिन का लॉगिन पेज का डिज़ाइन बनाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो कॉमन रहेंगी वो हम हमारे ओल्ड वाले प्रोजेक्ट से ले लेंगे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से। तो अगर आपने एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेरा प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल है वो नहीं देखा है तो वो आप देख लें, क्योंकि हम जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए जो नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे काफ़ी सारी नई चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। इस ट्यूटोरियल में हम एक एडमिन का डैशबोर्ड भी बनाएंगे, और वो डैशबोर्ड उसमें कोई हम टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे, हम पूरा हार्ड कोड उसको करेंगे। ठीक है, CSS, बूटस्ट्रैप, HTML लगा के हम काफ़ी एक रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड में आपको बनाना सिखाऊंगा इस बार। एंड उसमें हम टॉगल बटन भी देंगे। ठीक है, जो साइड बार रहेगा उसमें टॉगल बटन भी देंगे, एंड ये सब रहेगा बिना किसी टेम्पलेट के यूज़ किए, मतलब पूरा कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, टाइप करके बताऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे। तो सपोज़ मैं जाता हूँ दिस PC के अंदर C ड्राइव में, मेरे पास एक ही ड्राइव है C ड्राइव, तो मैं C के अंदर में रख लेता हूँ। अब इसके अंदर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ C ड्राइव में बना लें, या आप चाहें तो किसी फोल्डर में जाके बना लें। तो मैं यहाँ जाता हूँ माई ड्राइव नाम के फ़ोल्डर में। आप कोई दूसरा नाम का फ़ोल्डर बना लेना, या जो भी नाम देना हो, या डायरेक्ट C ड्राइव में बनाना हो तो वहाँ बना लेना, या किसी दूसरी ड्राइव में बनाना हो तो वहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ माई ड्राइव फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैंने सारे प्रोजेक्ट इसी के अंदर रखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर मैं नया वाला प्रोजेक्ट भी बना लूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आके आपको ऊपर एड्रेस बार दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मीन्स इसको सेलेक्ट करना है और CMD लिखना है। CMD लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये CMD विंडो आ जाएगी। एंड आपको फ्रेंड्स पता होगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। हम पाइथन यूज़ करते हैं, डिजेंगो यूज़ करते हैं, एंड पाइचार्म का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो पाइचार्म की जगह VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट मैं इस ट्यूटोरियल में पाइचार्म का यूज़ करूँगा। एंड उसके अलावा पाइथन और डिजेंगो कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना के रखे हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको python.org वेबसाइट पे जाके पाइथन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते समय आप पाथ को ज़रूर सेट कर लें, एक चेकबॉक्स आता है उस पर टिक कर लें। एंड जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कमांड होती है पिप इंस्टॉल डिजेंगो। इससे जो भी लेटेस्ट होगा जेंगो का वर्जन वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करके रखा है, उसका पाथ सेट है, तो आप पिप इंस्टॉल जेंगो करके जेंगो को इंस्टॉल कर सकते हैं। जेंगो हमारा फ्रेमवर्क रहेगा। एंड अगर आपको ये इंस्टॉल करते समय कुछ मैसेज आता है पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो आपने पाथ सही से सेट नहीं किया होगा। ठीक है, या फिर आप पाइथन का सपोज़ वर्जन चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, पाइथन आपके सिस्टम में पाथ वगैरह सेट है या नहीं है तो आप कमांड लगा के चेक कर सकते हैं। मैं लिखा पाइथन -- वर्जन, तो ये पाइथन का मेरा वर्जन है अभी मेरे सिस्टम में 3.9.0। ठीक है, अब ये कमांड लिखने पे अगर आपको मैसेज आता है पाइथन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, तो मीन्स पाइथन का पाथ आपका सेट नहीं है।
ठीक है, कैसे पाथ वगैरह सेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो हम करते हैं आगे। हम बनाने वाले एक नया प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कमांड यूज़ करनी पड़ती है, तो वो कमांड हमारी रहेगी जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट फोल्डर का मैं जो नाम देना चाहता हूँ वो रहेगा मूवर्स एंड पैकर्स। ठीक है, जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैंने इसका नाम दे दिया मूवर्स एंड पैकर्स एंड एंटर कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका होगा मूवर्स एंड पैकर्स नाम का, इस कमांड के लिखने के बाद। ठीक है, ये फ़ोल्डर आ चुका है। इसके अंदर एक manage.py फाइल है एंड इस फोल्डर के अंदर जाएं तो कुछ और फाइल्स हैं, URL सेटिंग्स, ठीक है, और भी कुछ फाइल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, CMD को क्लोज़ कर देना है। CMD विंडो को हमने क्लोज़ कर दिया एंड जो हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हुआ था, इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और जहाँ पे हमारी ये manage.py फाइल है, वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, ऊपर एड्रेस बार में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और CMD लिखेंगे। आपको ध्यान देना है, मैं फ़ोल्डर के अंदर आया और manage.py फाइल जहाँ दिया था वहाँ पे जाके मैंने एड्रेस बार में इसको सेलेक्ट किया और इसकी जगह CMD लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, एंड अब आपको यहाँ पे एक और कमांड लिखना है, क्योंकि हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐप को क्रिएट करना है। हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, ऐप क्रिएट करते हैं। तो यही तरीका होता है पाइथन का, हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर ऐप एंड मल्टीपल ऐप भी हो सकती है एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो वैसे तो मैं सिंगल ऐप ही बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एंड ऐप का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मूवर्स पैकर्स। ठीक है, ऐप का नाम जो भी आपको देना हो मैंने दे दिया मूवर्स पैकर्स। ओके, एंटर कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक और फोल्डर आ चुका है मूवर्स पैकर्स नाम का। ठीक है, तो CMD का काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे सारा काम पाईचार्म के थ्रू। ठीक है, और ये जो मैंने वर्क किया है वो भी आप डायरेक्ट पाईचार्म पे आके कर सकते हैं, बट आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो पाए तो मैंने आपको कुछ वर्क CMD से करके दिखा दिया एंड बाकी का काम हम करेंगे पाईचार्म में। ओके, तो आते हैं पाईचार्म के अंदर एंड पाईचार्म में हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें ओपन करना है हमारे नए प्रोजेक्ट को। तो एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं क्योंकि अभी अभी हमने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया मूवर्स। ओके, यहाँ पे आ गया ये मूवर्स एंड पैकर्स। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारा manage.py फाइल है। ठीक है, तो इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। ठीक है, जिसके अंदर हमारा manage.py फाइल था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, अब आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा settings.py के अंदर जाके हम नाम सेट करते हैं हमारी ऐप का। अगर एक बार मैं इसको रन करके देखूं तो ठीक है, अभी अगर मैं रन करता हूं तो देखता हूं क्या होता है। python manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो अभी जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट हमें एक पेज मिलता है वो यहाँ पे आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने पेजेस क्रिएट करें, तो वो हम अपनी ऐप के अंदर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी ऐप है मूवर्स पैकर्स नाम की। ठीक है, अब आपको पता है मैं स्टैटिक फ़ोल्डर बनाता हूँ एंड उसके बाद में टेम्पलेट्स फ़ोल्डर बनाता हूँ HTML फाइल्स को रखने के लिए। तो ये जो हमारा ऐप है इसके अंदर हम बनाएंगे हमारी HTML फाइल्स, तो वो हम रखेंगे टेम्पलेट्स के अंदर
एंड CSS वगैरह इमेजेस वगैरह हम रखेंगे स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो ये जो ऐप है उस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड न्यू पे जाके आपको डायरेक्टरी पे सेलेक्ट करना है और एक आप बना दोगे स्टैटिक फोल्डर एंड एक आप बना दोगे टेम्पलेट्स फोल्डर। ओके, एंड स्टैटिक के अंदर CSS को हम रख लेंगे CSS फोल्डर के अंदर। तो इस स्टैटिक को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। स्टैटिक के अंदर अभी कोई सब फोल्डर नहीं है, तो स्टैटिक को राइट क्लिक करके मैं न्यू पे जाता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ CSS। सॉरी, फाइल नहीं, मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना था। तो राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी, मुझे फोल्डर बनाना है। फाइल तो हम CSS फोल्डर के अंदर रखेंगे CSS फाइल्स को। एंड स्टैटिक पे फिर से राइट क्लिक करके एंड मैंने एक इमेजेस फोल्डर बना दिया। बाद में कुछ अगर JS फाइल्स की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम बना देंगे। ओके, तो अभी मैंने CSS एंड इमेजेस फोल्डर बना दिया। ओके, टेम्पलेट्स के अंदर आके सबसे पहला पेज क्रिएट कर लेते हैं index.py, सॉरी index.html। तो मैंने यहाँ पे लिखा index.html। ओके, तो यहाँ हम करेंगे अपने पहले पेज का डिज़ाइन। एंड अब अगर हम ठीक है, पहले पेज को हमें रेंडर वगैरह करवाना है तो उन सब के लिए हमें views.py में जाके फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा एंड urls.py में जाके उसका URL पैटर्न देना पड़ेगा। ओके, तो urls.py में आके हम यहाँ पे URL पैटर्न देंगे एंड उसके अलावा views.py में जाके एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। बट ये सब करने से पहले मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, models.py में हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो 3 टेबल में यहाँ पे मेरा वर्क हो जाएगा। एक टेबल हमारा यूज़र नाम से रहेगा, एक यूज़र तो एक पहले से बना हुआ टेबल हमें मिलता है, तो हम एक नया टेबल बना लेंगे, साइट यूज़र नाम से बना लेंगे। एंड एक हम बना लेंगे सर्विसेज नाम का टेबल और एक कॉन्टैक्ट नाम का टेबल रहेगा। अगर कोई इंक्वायरी करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम django.db import models। ओके, तो इस लाइन को तो हम रखेंगे। उसके अलावा एक लाइन और यहाँ पे आएगी फ्रॉम django.contrib। ठीक है, हमने लिखा फ्रॉम django.contrib .auth.models import यूज़र। ठीक है, तो मैंने import यूज़र लिखा क्योंकि जेंगो का जो पहले से बना बनाया मुझे टेबल मिलता है यूज़र नाम का, उसको मुझे यूज़ करना है। ओके, तो इसीलिए मैंने इंपोर्ट करवा लिया है यूज़र को। एंड हम अब खुद के मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे मॉडल क्लास मुझे यूज़ करना है। ठीक है, मतलब डेटाबेस में हम टेबल्स कौन कौन से रखने वाले हैं उसके लिए हम मॉडल क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो क्लास और क्लास का मैंने नाम दे दिया साइट यूज़र। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, models.model। एंड अब यहाँ पे कॉलन का सिंबल मतलब क्लास की बॉडी रहेगी। तो कौन कौन सी फील्ड हम रखना चाहते हैं साइट यूज़र मॉडल के अंदर, वो उसके लिए हम यहाँ पे सारे जो फील्ड्स रहेंगी तो उनके नाम यहाँ पे देंगे और उनका क्या डेटा टाइप रहेगा, क्या वो फॉरेन की है या प्राइमरी की है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो यूज़र होता है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम रख देते हैं। मतलब मैं जो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन में प्री डिफाइंड मॉडल के अंदर यूज़ कर लूँगा, यूज़र मॉडल के अंदर, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र की मैं यूज़र मॉडल के अंदर रख दूँगा।
एंड उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं साइट यूज़र के अंदर रखूँगा। तो मुझे यूज़र मॉडल को यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा मॉडल्स डॉट फॉरेन की। ठीक है, तो यूज़र मॉडल यहाँ पे साइड यूज़र मॉडल के लिए क्या होगा, पेरेंट होगा। ठीक है, ठीक है, यूज़र टेबल साइट यूज़र टेबल के लिए यहाँ पे पेरेंट टेबल कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा यूज़र एंड हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि अगर पेरेंट वाले टेबल से कुछ डिलीट हो तो चाइल्ड वाले में उसका रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल्स डॉट कास्केड। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम अगर पेरेंट वाले टेबल से कुछ डिलीट करते हैं तो वो चाइल्ड वाले से भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, इतना हमने किया। अब ये तो हमारी एक फील्ड हो गई यूज़र, एंड उसके बाद मैं यूज़र का मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ। यूज़र का नाम, पासवर्ड या ईमेल आईडी वगैरह वो मैं यूज़र मॉडल के अंदर रखूँगा। उसके अलावा हम जो फील्ड्स बनाना चाहते हैं वो इस मॉडल के अंदर बनाएंगे। तो एक मोबाइल नाम की मैंने फील्ड बना दी एंड इसमें मैंने लिखा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, मैंने मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड लिखा। तो कैरेक्टर फील्ड के अंदर आप नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको कैरेक्टर फील्ड रख लिया एंड इसका मैक्सिमम लेंथ हमने दे दिया 15। ठीक है, नंबर्स भी रख सकते हैं बट वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में रहेंगे स्टोर। ठीक है, एंड इसको नल इक्वल टू में कर देता हूँ ट्रू। आप नल इक्वल टू ट्रू नहीं भी करेंगे तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेटा अगर हम स्टोर नहीं करते हैं इस फील्ड के अंदर तो वहाँ पे नल स्टोर होगा। ठीक है, बट हम जो फॉर्म्स बनाएंगे उसमें उसको रिक्वायर्ड कर देंगे, तो यूज़र जब भी फॉर्म सबमिट करेगा तो सारी फील्ड को फिल करके ही सबमिट करेगा। ओके, तो मोबाइल नाम की फील्ड एंड उसके बाद एक हम बना देते हैं लोकेशन नाम की फील्ड। लोकेशन नाम की फील्ड में मैं यहाँ पे इसका साइज दे देता हूँ 200। ठीक है, लोकेशन फील्ड में हम क्या रखेंगे कि मतलब अभी आपकी करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, एंड मतलब किस लोकेशन से आप शिफ्ट करना चाहते हो एंड आपको कहाँ शिफ्ट करना है। तो कहाँ शिफ्ट करना है उसके लिए मैं एक और फील्ड ले लेता हूँ शिफ्टिंग लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के अंदर हम रखेंगे करंट लोकेशन जहाँ से आपको शिफ्ट करना है और शिफ्टिंग लोकेशन के अंदर जहाँ पे आपको सामान पहुँचाना है आपका। ठीक है, इसको भी मैं साइज दे देता हूँ 200। उसके बाद हम रख सकते हैं, उसके बाद मैं एक फील्ड यहाँ पे बना लेता हूँ ब्रीफ आइटम्स। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या बताऊंगा कि एक हम बता देंगे कि हमें क्या कितने आइटम्स हमें शिफ्ट करने हैं। एक अंदाज बता देंगे कि हमें पूरा 1 BHK हाउस शिफ्ट करना है या 2 BHK हाउस का पूरा सामान शिफ्ट करना है या काफ़ी कम आइटम्स को हमें शिफ्ट करना है, तो वो हम इसमें बताएंगे। ओके, तो इसका साइज में दे देता हूँ 100। देन आफ्टर हम एग्जैक्टली बताना चाहते हैं कि क्या क्या आइटम्स हैं। 2 बेड्स हैं, ठीक है, एक सोफ़ा है, 2 अलमारी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बता देंगे आइटम्स के अंदर। ओके, तो इसका साइज़ थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, या और भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं।
तो ज़्यादा ही रख देते हैं, क्योंकि अगर कोई ब्रीफ में बताता है, मतलब पूरा एग्जैक्टली अगर बताता है कि ये आइटम है, ये आइटम है, कॉमा लगा लगा के, तो हम ज़्यादा साइज इसका दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमें किस तरीके का वर्कर हमें चाहिए, तो उसके लिए एक फील्ड हमने बना दी प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब जो हम चाहते हैं जो मूवर्स एंड पैकर्स हमारे रहें, तो वो किस तरीके के रहें, उसके लिए मैं एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा, उसमें कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ ऑप्शंस दे दूंगा, वो ऑप्शन का डेटा जो है इसके अंदर स्टोर होगा प्रोफेशनल के अंदर। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप समझते जाएंगे जब हमारा आगे वर्क होते जाएगा, एंड इसका डेमो भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, मॉडल स्टोर्ड कैरेक्टर फील्ड, बट इस वीडियो से आपको एटलीस्ट ये पता चल गया है कि नया प्रोजेक्ट आने वाला है, मतलब आ ही गया है बट कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो मैक्स लेंथ 200 रख देते हैं, नल इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। ओके, प्रोफेशनल के बाद मैं फील्ड बना देता हूँ रिक्वेस्ट डेट। ठीक है, मतलब किस डेट को आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट डेट। अब यहाँ पे तो मैं इसको डेट फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मैक्स लेंथ की ज़रूरत नहीं है, मैं ओनली नल असाइन ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, नल इक्वल टू ट्रू मैंने कर दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट डेट मतलब किस डेट को आपको शिफ्टिंग करना है, एंड उसके बाद रिमार्क। ठीक है, रिमार्क के अंदर जो डेटा आएगा वो एडमिन के थ्रू आएगा, एडमिन एक रिमार्क प्रोवाइड करेगा कि हाँ हम एग्री हैं, आपका जो भी सामान है वो हम शिफ्ट करवा देंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम है कि उस डेट को आपको सर्विस नहीं मिल सकती, या जो भी है आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो वो हमें रिमार्क के अंदर एडमिन प्रोवाइड कर देगा। तो इसको मॉडल स्टोर्ड कैरेक्टर फील्ड, एंड इसका साइज में दे देता हूँ 200, या ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, रिमार्क ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, तो 500 दे सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर स्टेटस, ठीक है, स्टेटस मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। तो मॉडल स्टोर्ड कैरेक्टर फील्ड साइज इसका दे दिया 20 या 30, नल को कर दिया ट्रू, एंड एक हम बना देते हैं अपडेशन डेट। ठीक है, जब भी आपका रिमार्क हम अपडेट करेंगे तो हम एक अपडेशन डेट इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है, जब भी आपका स्टेटस या रिमार्क वगैरह अपडेट किया जाएगा तो एक अपडेशन डेट हम यहाँ पे डाल देंगे कि लास्ट हमने कब अपडेट किया था। तो यहाँ पे दे देते हैं मॉडल स्टोर डेट फील्ड, और इसमें मैक्स लेंथ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। ओके, तो ये तो हमारा एक मॉडल हो गया। इसी तरह और भी मॉडल्स हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे जो 2 मॉडल्स और बनाने हैं उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।